नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ ना कुछ नई चीज बताने की कोशिश करते हैं जो भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। आज हम बात करेंगे भारत की, हमारे भारत की, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शैलेंद्र व्यास, जो पर्सनली मैं बोलूंगा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो एफआईआई के साथ जुड़े हैं स्टार्टअप कमेटी और स्किल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर। और बाकी उनकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में एक जाना माना नाम है अपनी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले व्यास साहब, मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू आपका संजीव जी। आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आपको प्रोग्राम का पैटर्न तो पता ही है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज, क्योंकि हम इंडिया की बात करने वाले हैं, भारत की बात करने वाले हैं, हमारे में इनफैक्ट हमारे भारत की बात करने वाले हैं, तो हम भारत के 100 वर्ष पूरे होने की बात करेंगे आज। तो आप थोड़ा सा अपना हमारे ऑडियंस को बताएं, आज तक की जो इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर अभी तक की जो जर्नी रही, ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, एक आम इंसान को से लेकर बड़े उद्योगपति तक को लेकर, कुछ आप अपने इनपुट्स दीजिए, हमारे शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे सर। जी। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस मंच पे आपने पहले भी बुलाया है, दोबारा फिर आपने मौका दिया है। और एफआईए का ये जो कार्यक्रम है, इसमें एक्सपर्ट्स आके जो अपनी बात रखते हैं, वो मुझे लगता है कि समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। और हम आज जो बात करेंगे, आज भारत की बात कर रहे हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ और 100 वर्ष 2047 में पूरा करेगा। तो इंडिया एट 2047, 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे मैं स्वयं एक बॉटनिस्ट हूँ और बाद में मैं एक जो एकेडमिक्स के क्षेत्र में काम करने के बाद में धीरे धीरे करते हुए इंडस्ट्री की तरफ आया, और अभी मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, बाय हेवन के नाम से। और जिसको कह सकते हैं साइंटिस्ट टर्न एंटरप्रेन्योर। तो उस जर्नी में मैं इंडस्ट्री के बीच में आया, और धीरे धीरे जब मैं देखता हूँ इंडस्ट्री का कैसे ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्रीज कैसे चेंज हो रही है। बट जब हम भारत को 2047 में देखने की बात करते हैं, तो वो होलिस्टिक पिक्चर होगी। केवल इंडस्ट्री की बात, केवल इकोनॉमी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं, वो हर चीज को समावेशित करता है। इंक्लूसिव बात होती है इकोनॉमिक्स में। तो आपने कहा कि भी 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत बेसिकली एक पीड़ा से गुजरा, एक बहुत बड़े पेन से गुजरा। स्प्लिट हुआ भारत, उसके दो टुकड़े हुए। समाज ने उस पीड़ा को देखा, महसूस किया, और उस इतने सालों की जो दास्ता थी, गुलामी थी, उससे जूझते हुए आगे बढ़ने का प्रण किया। जब उस समय लोगों ने ये निश्चय किया कि भारत को हम विश्व में पुनः वो स्थान दिलाएंगे, और उसके बाद में उस दिशा में काम हुआ। तो विज्ञान के क्षेत्र में लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में लीजिए, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में लीजिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज जो थी, एमएसएमई की जिसको आज हम बात करते हैं, उस क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो इन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास हुआ। कुछ फाउंडेशंस रखी गई। दो मॉडल्स उस समय थे कि
या तो हम स्वदेशी की बात करेंगे, या हम इंडस्ट्री को आगे ले जाने की बात करेंगे। एक मॉडल था जिसके बीच में शायद एक सामंजस्य, एक तालमेल बिठाने की आवश्यकता थी, वो कहीं मिस हुआ। गांधी का मॉडल जो था उसमें उन्होंने गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी की बात का उन्होंने महत्व अधिक किया, परंतु दूसरे मॉडल में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी, तो उस पर ज्यादा बल दिया गया। और कहीं पे हम बढ़ते 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 एक ऐसी दिशा में पहुंच गए जहां पे कि हम पूरी तरह से एक इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो गए। डेवलपमेंट तो हुआ, परंतु उसका, जिसको कहते हैं ना कि बूमरैंग करना, वापस से हमें अपने ही किए के ऊपर जो है कई बार जो होता है कि हमने कुछ कर लिया और गलत साबित हुआ, तो वैसा वैसा हमें दिखाई पड़ा। तो उस सबको जब देखते हुए आगे बढ़े, फिर हमें लगा कि नहीं नहीं, हाँ कुछ गलती हुई, उसको ठीक करने का प्रयास हुआ, तो फिर से एक नई दिशा देश में देखने को मिलती। तो मैं जब ओवरऑल पिक्चर देखता हूं तो 1947 से 75, 75 से 2014 और 14 के बाद का जो भारत है, तो ऐसे तीन कालखंड में दिखाई पड़ता है मुझे। इमरजेंसी से पूर्व का भारत कैसा था उस समय, जब हमने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, धीरे धीरे करके विज्ञान के क्षेत्र में आया। फिर उसके बाद में आफ्टर 1975 जब इमरजेंसी आ जाती है, उसके बाद देश में एक नई वैचारिक क्रांति का जन्म होता है। परंतु उसके बाद 1990s में जब हम देखते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था हमारी डावाडोल हो गई, क्योंकि हम उस बैलेंस को बिठा नहीं सके, स्व के भाव को खत्म करके हम केवल केवल पाश्चात्य इंडस्ट्रियलाइजेशन या उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग गए। तो 1991 में जब भारत को एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ा, फिर हमने डंकल प्रस्ताव उनको स्वीकार किया, डब्ल्यूटीओ की ट्रीटी का हम सिग्नेटरी बने। सैंक्शंस भी लगे भारत में जब भारत ने विस्फोट किया। बीइंग अ सॉवरेन कंट्री यू आर फ्री टू डू इट, बट फिर भी उसके बावजूद भी कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी बात को रखने के लिए भारत पर सैंक्शन लगा। बट भारत ने बहुत अच्छी तरीके से उन सैंक्शंस के साथ में जो है ग्रोथ को एस्टेब्लिश किया, और बाद में उन देशों को सैंक्शन भी हटाने पड़े। बहुत सारे आर्थिक रूप से, जिसको कह सकते हैं कि हम ग्रो कर सकते थे, शायद नहीं कर सके। बहुत कुछ हम लोग अचीव कर सकते थे इंडस्ट्री के रूप में, हम नहीं कर पाए। सामाजिक रूप से हम बहुत कुछ आगे अग्रसर हो सकते थे पूरे विश्व में, वो नहीं हो पाए। आज जब मैं देखता हूं तो वो जो नहीं हो पाए वो करने का समय चल रहा है। और जैसे आज की दिशा में वो जो परिवर्तन की एक जो लहर चल रही है, वो परिवर्तन की लहर हमें दिखाई पड़ती है, और वो सिर्फ हमें ही नहीं दिखाई पड़ती, पूरे विश्व को दिखाई पड़ती है। और वो शायद निश्चित करेगा कि 2047 तक, 1947 से चलते हुए भारत जब पहुंच रहा है, तो उसकी दिशा और दशा कैसी हो। तो आज आपने जब मुझसे पूछा कि 2047 का भारत कैसा होगा, तो मैं ये कहूंगा कि जो जितने विद्वान हैं, पंडित हैं, उन्होंने सबने ये एक रूप में, न सिर्फ भारत के बल्कि दूसरे जो 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 ग्लोबल एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है कि भारत में एक 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 बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फेज की ग्रोथ प्रारंभ हो गई है। 2047 तक भारत 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। $21,000 का उसका पर कैपिटा इनकम होगा। और वो उसके अंदर जो है, जिसको कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर, अभी अभी तक पहले हम देखते थे तो एग्रीकल्चर की बाहुल्यता होती थी, बट धीरे धीरे सर्विस सेक्टर ने उस एग्रीकल्चर को श्रिंक किया है। ये एग्रीकल्चर और श्रिंक होगा, हालांकि 58% जो है हमारा जीडीपी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, बट वो श्रिंक होगा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला जो एस्पेक्ट है, जिसमें माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, एमएसएमई जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका रोल बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर बाय एंड लार्ज उतना ही रहने वाला है। तो जब हम 2047 की बात करेंगे, तो ये 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी, जहां पे भारत अपने आप को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में रख देगा, वो उस गर्व का भाव मुझे महसूस होता है कि हम जहां से चले थे, थोड़ा धीरे हुए, पर हम वापस उस गति को पकड़ के विश्व के 3 अग्रणी
महाशक्तियों के साथ हम खड़े होंगे, और यही मुझे 2047 का भारत दिखाई पड़ता है। जी, 2047 के लिए आपने जो अपना विजन बताया और आज तक की जो जर्नी बताई आपने, मैं हम अब जर्नी की तो बात करेंगे आगे 2047 तक का, कि आगे क्या क्या एस्पेक्ट्स होने वाले हैं, क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्या नेगेटिव होने वाला है। अभी हम आज की बात करते हैं। आज का जो भारत है, जो जैसे आपने पीरियड्स बताए, पहले आपने 1995 तक का भारत बताया, 1975 तक का बताया, फिर 1995 तक का बताया, फिर 2014 तक का बताया, उसके बाद अब तक का बताया। तो जो 2014 से लेके अब तक का है, उसमें अब आपने जैसे बताया, आप भी बाय प्रोफेशन आप साइंटिस्ट हैं और अब आप एंटरप्रेन्योर बन गए। आपका स्टार्टअप है बायो हेवन के नाम से। तो एज अ स्टार्टअप, और आप साथ ही आप एफआईआई में भी स्टार्टअप कमेटी और स्किल डेवलपमेंट कमेटी को हेड कर रहे हैं। तो और इसके साथ ही मैं एक और बात कहूंगा कि जहां पहले इंडिया या भारत सबसे पीछे था, सिर्फ अपने आप तक ही सीमित था, आज पूरे विश्व में भारत को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। अभी पीछे न्यूज में भी हमने देखा कि कुछ जो इंडियंस थे या भारतीय जो बाहर थे, उन्होंने कहा कि पहले लोग उनसे ढंग से बात नहीं करते थे फॉरेनर्स, और आज जब वो देखते हैं कि भारतीय हैं तो रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जनरली अगर हम नॉर्मल बात करें तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, इज्जत नहीं कमाता। और जी जी आज वो हमारा दौर है, हम उस दौर में खड़े हैं, ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहां हर जगह भारत के लोगों की इज्जत हो रही है, हमें हर जगह गर्व महसूस हो रहा है। तो इन दोनों को पर्सनल, रिस्पेक्टफुल और स्टार्टअप की नजर से, क्योंकि स्टार्टअप इसलिए बोलूंगा क्योंकि जितने स्टार्टअप्स अभी इस दौर में शुरू हुए या आगे शुरू होंगे 2047 तक का जो विजन है, वो मैं समझता हूँ कि आज तक का सबसे बेस्ट पीरियड है स्टार्टअप्स के लिए, नई जी जनरेशन के लिए। और उसको सबसे ज्यादा क्लोजली आपने देखा है, बीइंग अ स्टार्टअप और बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ द स्टार्टअप कमेटी, क्योंकि आप जी बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो आज के भारत की आप कुछ बताएं एज अ स्टार्टअप। जी जी। एक्चुअल में देखिए, मैंने आपको जो जो ब्रेक करके दिखाया वो 2014 इसलिए बोला क्योंकि 2014 के बाद एक भारत में एक विशिष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ा, जी जिसको मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ रेजिलिएंट आदमी जब हो जाता है, या जो हम देश की बात करते हैं। देखिए, एक मेजर इम्पैक्ट ये पड़ा कि पहली बार भारत ने पूरे विश्व में ये बताया कि योग भारत की देन है, और पूरे विश्व को उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस ने उस बात की सहमति करी, सभी देशों ने उसको माना। और विश्व योग दिवस अभी अभी निकला है यहाँ, तो उस विश्व योग दिवस के रूप में सबने भारत की इस बात को स्वीकार किया, और ये भारत का पहला एक मेजर स्टेक था जिसमें कि पूरे विश्व को उसने बताया कि देखिए, भारत विश्व गुरु था और रहेगा। भारत ने जो दिया है वो सबके, जिसको कहते हैं ना कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस भावना से दिया है, तो सबके हित के लिए उसकी कामना थी। तो ये बात जब बात बताई तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। दूसरा, जैसे ही 2014 के बाद में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उन्होंने आके काम करना शुरू किया, लोगों में एक परिवर्तन की एक उम्मीद जगी कि भाई देश में परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन हमें पॉलिसी के रूप में बहुत जगहों पे देखने को मिला, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद में आर्टिकल 370 को हटा के जो कश्मीर वाली बात थी कि जहाँ पे हम कहते थे कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान कैसे हो सकते हैं, और उस बात को खत्म किया गया। इसी तरह से बहुत सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आए। उसमें आपने चूंकि स्टार्टअप का नाम लिया, तो मैं कहूंगा कि स्टार्टअप, हालांकि ये इस बारे में जो है गतिविधियां पहले से प्रारंभ हो गई थी, 2008 के आसपास से स्टार्टअप्स और उन सब की बातें आनी शुरू हुई, परंतु जो रियल मोमेंटम हर चीज को, हर दिशा में, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके देखें, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स को लेके देखें, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे रिफॉर्म्स को लेके देखें, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक एक जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट थॉट प्रोसेस का परिवर्तन हुआ, उसको देखने का हमें अवसर मिलता है। इसलिए मैंने 2014 के बाद से जो हुए, जो चेंजेस आए, उन सब की बात करी। 2047 तक अगर हमें जाना है तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई हम
अगर हम अग्रणी हो सकते थे तो बहुत पहले हो चुके थे, पर नहीं हो पाए। तो अब कैसे हो पाएंगे? तो हमारे सामने ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, जिसको क्या कहता हूँ, एविडेंसेस। हमारे सामने ऐसे क्या एविडेंसेस है जो ये बताते हैं कि भाई हम 2047 तक जाते जाते जो है कि डेवलप्ड कंट्री भी हो जाएंगे, एक विश्व गुरु के रूप में भी आ जाएंगे, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। तो ये मेरा ये मानना है कि कुछ इंडिकेटर्स को हमें समझना पड़ेगा, उसमें स्टार्टअप्स और एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आज हम जब देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर्स क्या हैं, सबसे मुख्य इंडिकेटर होता है, अभी आपको ध्यान होगा कि एक एफआईए की मीटिंग में कुछ एक डेलीगेशन थी, रशियन डेलीगेशन थी, एक बार एक जर्मन डेलीगेशन आई। हम हर मीटिंग में तो यूनानिमसली लोगों ने एक बात को स्वीकार किया कि जिस देश के अंदर अगर उसके डेवलपमेंट को देखना तो उसके अंदर ये देखना चाहिए कि कितनी बड़ी मशीन्स काम कर रही हैं, कितनी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। उन्होंने कहा हम जहां गए हैं हमें बड़े बड़े क्रेन्स, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन इस तरह को देखने का मिला। इसका मतलब उनको लगा कि भारत में एक परिवर्तन हो रहा है। आज 35 किलोमीटर की रोड हम हर रोज बिछा रहे हैं। रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन हो रहा है। रेलवे स्टेशन में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रेल लाइंस आ रही हैं, और तो और जो जो हमारे यहाँ कोचेस बन रहे हैं वो इतने अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं कि उसको देखने से लगता नहीं कि ये कहीं, पहले ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती थी, अब हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे इंजन्स, ये जो कोचेस हैं, ये सब देश में निर्मित हो रहे हैं, उसका निर्माण देश में हो रहा है। आप देखिए कि पहले मैं एक रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ था चंडीगढ़ पे, और वहां पे किसी ने बोला कि भाई वंदे भारत समय पे आ रही, तो मेरा ध्यान एकदम से गया कि एक समय था जब हम लोग बात करते थे गरीब रथ की, गरीब नवाज एक्सप्रेस की, जो लेट चलती थी हमेशा। आज हम नमो भारत की, वंदे भारत की बात करते हैं, आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो एक थॉट प्रोसेस में तो परिवर्तन आया है, और वो दिखाई भी पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन में बहुत रिफॉर्म्स हुए, साफ स्वच्छता की बात हो रही है स्टेशन पे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि 6-6 लेन्स के हाईवेज, जिसमें कि आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी गाड़ी चलाते हैं, फिर भी लगता है कि भी बड़े आराम से हम जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी वो बहुत सुरक्षित है। तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि लॉजिस्टिक्स को वो ठीक करता है। अगर लॉजिस्टिक्स सस्ती होती है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें भारत और चीन को, क्योंकि चीन ने चीन और भारत करीब करीब आसपास ही जो है इंडिपेंडेंट हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, परंतु चीन में बहुत परिवर्तन हुए, और उसकी वजह से उसने अपने आप को विश्व में एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह स्टैब्लिश किया। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी लॉजिस्टिक्स की। तो भारत ने जो जो जिसको कहते हैं ना फाउंडेशनल करेक्शंस, जो होने चाहिए थे नहीं हो पाए, उसमें उसको ठीक करने का 2014 के बाद प्रयत्न किया। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, पहले लिमिटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते थे, आजकल 29-30 एयरपोर्ट जो हैं जहां से आप, यानी कि करीब करीब हर स्टेट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोगों को इधर उधर आने की जरूरत नहीं, समय की बचत होती है। घंटों का सफर जो है मिनटों में तय हो जाता है, ऐसी टनल्स बन रही हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, मैं ये तो एक जनरल मैं बता रहा हूं, जैसे कि रेल ठीक हो रही है, रोड ठीक हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बट जो प्रोजेक्ट जो बड़े दिखाई पड़ते हैं, हम पहले कभी सोचते थे, बात करते लोग कि ब्रिटिश राज में जो है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे डेवलपमेंट, रेल्स बनाई। अब तो कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, बट आज आप सोचिए कि लद्दाख में इतने हाई एल्टीट्यूड पे रेल लाइन बिछ रही हैं, टनल्स बन रही हैं। आप ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे टनल निकाल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स में हाईवेज बना रहे हैं। मुंबई में जो जैसे अटल सेतु की बात हुई, ट्रांस हार्बर्स लिंक की बात हो रही है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है? ये दिखा रहा है कि भारत विकास को देख रहा है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए आवश्यक है उसके बारे में सोच रहा है, जिसको कहते हैं ना फाउंडेशनल करेक्शंस करने की आवश्यकता जहां थी, वो सब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब दिखाएगा कि जब हम ये कहेंगे कि भारत 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा,
तो ये इंडिकेटर्स हैं जो उसको दिखाते हैं। ये सिर्फ इसी की बात नहीं, इसके अंदर कई नए तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हम चाहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, तो उसमें स्टार्टअप्स का रोल आ रहा है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं। वो स्टार्टअप्स, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करके कर रहे हैं जिससे कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट, तो हम न सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये 2047 तक भारत को विश्व गुरु के रूप में ले जाके स्थापित करेगा, भारत को वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज की तरह एस्टेब्लिश करेगा, जहां पे वो अपने साथ कई कॉम्पिटिटिव 5वें स्थान पे तो ऑलरेडी आ चुका है, चौथे और तीसरे स्थान पे आने की आवश्यकता है। तो भारत इस गति से काम कर रहा है, दिशा भी सही है, दशा भी सही। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, आप आइए नेक्स्ट, अगर आपको लगता है सोशल फैब्रिक हमारा कैसा होगा। हम जो है हमारे यहाँ के क्योंकि आज आप देखते हैं करीब 138 करोड़ का हमारी हमारी आबादी है, विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। तो ये ग्रोथ ट्रेंड दिख रहा है, और अभी लैंडसेट ने एक स्टडी में बताया कि भारत में उनका जो प्रोजेक्शन है कि एज पर देयर स्टडीज एंड उनकी स्टडी है उसमें 160 करोड़ की पॉपुलेशन हो, तो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स आपके पास में होगा। उसकी एजुकेशन, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी हेल्थ के बारे में, उनको रोजगार देने के बारे में, इन सब के बारे में भारत को सोचना होगा। तो ये एक जिसको कह सकते हैं कि आपके पास में एक रिसोर्स भी आया है बट साथ में एक चैलेंज भी आया है। बट इस रिसोर्स को कैसे अच्छी तरीके से इसका उपयोग में लाया जा सकता है, इसको स्किल देकर, इसको एम्पावर करके कैसे हम भारत को अग्रणी बनाने की उसमें दिशा में काम कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी वर्तमान समय में मैं देखता हूं कि काम हो रहा है, बहुत बहुत अच्छे से काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अभी अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री ने और जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि भारत ने करीब करीब 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है। दैट मीन्स कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उन्होंने ऊंचा उठाया। दैट मीन्स कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, हम एक अच्छी परसेंटेज के साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो जिसको कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो इंडिकेटर्स है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें पहला इंडिकेटर यही था कि हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल लाइन से ऊपर उठाया, बिलो पॉवर्टी लाइन से उनको उठाकर अब पॉवर्टी लेके आए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत आवश्यक थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन के लिए आपने लोगों को घरों में टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, वो सुविधा देने का काम किया। स्वच्छ भारत का अभियान देश में चलाया। तो हम सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, घरों के अंदर चूल्हा जलता है, धुआं उठता है, लोगों को लकड़ियां कटती हैं, लकड़ियां जलती हैं, स्वास्थ्य पे उसका असर होता है। उसके लिए उज्ज्वला योजना के द्वारा गैस के चूल्हे दिए गए। ये सब क्या है? ये इंडिकेटर्स हैं कि 2047 में जब हम जाएंगे तो हम एक डेवलपमेंट के साथ जाएंगे। आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट में इंडिया सबसे अग्रणी देश है पूरे विश्व में। आप चाय की दुकान पे 10 रुपए की चाय भी खरीदते तो आप डिजिटल पेमेंट करते, यूपीआई के थ्रू आप हर दुकान पे यूपीआई। तो किसने सोचा था कि एक देश में जहां पे कि एक गरीबी की इमेज रहेगी, हम हमेशा अपने आप को गरीब 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 नवाज, गरीब एक्सप्रेस, वो गरीबी जो पूरे अपने मन में छाई हुई थी, उससे निकलकर हम एक टेक्नोलॉजी सेवी पॉपुलेशन के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करें। लोगों को पास घर नहीं थे, घर देने का काम किया गया। विमेन एम्पावरमेंट, बहनों का बहुत बड़ा हमारे सामने जो है कि चैलेंज था, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, तो उस उज्ज्वला योजना के द्वारा उनको एम्पावर किया गया, शौचालय के द्वारा उनको एम्पावर किया गया। साथ में अभी आपने देखा रिपब्लिक डे पे जो 26 जनवरी को, उसमें तो विमेन पावर हमें पूरी तरीके से दिखाई पड़ा। हर क्षेत्र में जो है हमारे, चाहे साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे आर्मी का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, हर जगह विमेन पावर वॉज विजिबल। तो वो हमें
दिखाई पड़ा। उनको सुविधा देने के लिए आप देखिए कि भी मैटरनिटी, सरकार ने छोटी छोटी चीजों भी सोची कि उनको एम्पावर कैसे किया जाए, तो मैटरनिटी लीव को बढ़ाया गया। उनके गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको राइट टाइम पे टीकाकरण कराना, उनको एक न्यूट्रिशनल डाइट देना, गांव गांव तक ये चीज पहुंचे उसके लिए योजना बनाना, आयुष्मान भारत में उनको हेल्थ के बेनिफिट्स दिलवा देना, उनके उनकी सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन क्रिएट करना। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें थी जो उसके बारे में सोचा गया। एजुकेशन के बारे में, ये तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में था, एजुकेशन के बारे में हम देखिए कितने एम्स, आईआईटीज और नए इंस्टीट्यूट्स बने। साथ में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत फोकस हुआ है, नए स्किल यूनिवर्सिटीज आई हैं और नए ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आए, नई ऐसी स्कीम्स आई हैं जो स्किल इम्पार्ट करती है। जब स्किल्ड वर्कफोर्स होगा और 160 करोड़ की आबादी वाला देश होगा तो कौन रोक सकता है भारत को विश्व की सबसे अग्रणी शक्ति और महाशक्ति बनने से। तो ये इंडिकेटर्स हैं जो मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। भारत की सेल्फ रिलायंस में आप देखिए कि हम पहले हमेशा डिपेंडेंट रहते थे डिफेंस में, आर्म्स को खरीदने में। आज भारत में बने हुए आर्म्स एंड एमिनेशन पूरे विश्व में जा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। हमारे यहाँ पे फोन्स, जो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस है वो बनने शुरू हुए हैं। और अब तो जो है हम चूंकि सेमीकंडक्टर्स में भी पूरे विश्व को टक्कर देने की दिशा में जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो ये अगेन दूसरे जो है इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि हम किस तरीके से सबसे अग्रणी जो है 2047 में होने वाले। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश कर लेगा। सर्विस सेक्टर में हो सकता है बहुत परिवर्तन नहीं है, बट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी को खत्म करके या रिड्यूस करके हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा हम सिर्फ अपने देश में नहीं, हमें अगर रहना है तो विश्व में रहना है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी। हम सॉवरेन तो थे बट कई बार हम लोग अपनी सॉवरेनिटी को जिसको कह सकते हैं एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। कई जगहों पे हमें दूसरों की बात सुननी पड़ी, घुटने टेकने पड़े, कई कई ऐसे उदाहरण जी। बट आज भारत की फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी जिसको मैं कहूंगा वो इतनी ज्यादा सॉवरेन है कि हम सबसे बात करते हैं, सब भारत के पास आने की बात करते हैं। और आप देखिए कि भी रूस और यूक्रेन में जब वो हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन में और रूस में भारत की बात मानकर भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने की अनुमति दी गई और 6 घंटे तक युद्ध रोक दो। एक देश के कहने पर ये युद्ध रुका। अभी G20 में भारत ने अपना दबदबा दिखाया है। भारत के कहने पर सबने सहमति से अफ्रीका को जो है कि उसके अंदर इंक्लूड किया है। तो ये क्या है, ग्लोबल डिप्लोमेसी और ज्यादा सॉवरन हुई, हम और ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को दिख रहा है कि भारत में डेवलपमेंट हो रहा है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। जब हम 160 करोड़ की बात, तो हर आदमी चाहता है, हर देश चाहता है कि हम इस ग्रोइंग मार्केट के साथ में अगर लिंक रखेंगे, एक साथ बने रहेंगे, तो हम उनको भी बेनिफिट है। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल जिसको कह सकते हैं, डायलॉग करते हुए म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स के साथ में भारत अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। अपने आप को रोक भी नहीं रहा है। अपनी पॉलिसीज बनती है, नीति आयोग की जो पॉलिसीज बनती है उसको वो दूसरे जो विश्व के जो आर्थिक गुरु हैं उनसे चर्चा करता है, उनसे डिस्कस करता है, उनके सुझावों को भी साथ में सम्मिलित करते हुए और स्व की भावना को उसके अंदर रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से फिर मैं कहूंगा कि 2047 में हम जा रहे हैं तो हम एक विश्व आर्थिक महाशक्ति, एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करें। इसके अलावा फाइनेंस में अगर मैं देखूं तो टैक्स रेजिमेंट जो था हमने उसको ठीक किया। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन था। पहले टैक्स में बहुत कंफ्यूजन होते थे, अब जीएसटी बहुत सिंपल हो गया है। स्लैब्स भी रिड्यूस हो गए। हाँ, कुछ इनकम टैक्स वाले उस क्षेत्र में अभी और जो है परिवर्तन की आवश्यकता तो हो सकता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ वहां पे भी परिवर्तन आते जाएंगे। और ज्यादा फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता वो बनेगी। तो ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के मैंने कहा भाई वो रिड्यूस तो होगा, बट 160 करोड़ देशवासियों को खिलाने के लिए हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। परंतु एग्रीकल्चर में हमने, जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उस समय एक मॉडल बना। वो मॉडल क्या था
कि हमने बहुत केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करते हुए पैदावार को बढ़ाया था, पर उसने, मैं फिर कहता हूं, जैसे बूमरैंग कर दिया, इम्बैलेंस था, अनसस्टेनेबल रहा। पंजाब में बहुत सारे लोगों को आज कैंसर से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वाटर टेबल पोल्यूट हो, उसकी लैंड पोल्यूट हो गई, fertility of the land was reduced despite use of so much of fertilizer। तो उसको ठीक करना, तो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की, तो उसके साथ साथ मैं सस्टेनेबिलिटी को भी जोड़ रहा हूँ। आज हम नेट जीरो की बात करें, भारत ने COP 28 में कहा कि भाई भारत 2070 तक जो है नेट जीरो हो जाएगा। तो अभी हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में काम करना, तो उसमें जैसे अब चावल है, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कैश क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस किया, उसकी वजह से देश में जो पहले हर तरह के मिलेट्स और वो सब उगाए जाते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। लोग सिर्फ कैश क्रॉप्स की तरफ आ गए भी, जिसको बेचा जाए और किया जाए। पर चावल जब उगता है तो कितने लीटर्स ऑफ वाटर उसको रिक्वायर्ड होता है, प्लस कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है। अभी एक स्टडी में देख रहा था कि जिसमें एक मतलब करीब 1000 हेक्टेयर के ऊपर अगर कोई लैंड में राइस उगता है, तो वो एक साल तक देश में जितनी कारें हैं वो चले, उसके बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ओके। तो हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। कार्बन का, सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारे केमिकल्स यूज किए। उस ऑर्गेनिक कार्बन को जब हम बढ़ाएंगे तो सस्टेनेबिलिटी कम बढ़ेंगे। तो हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी सोचेंगे। एग्रीकल्चर से जो खाना बनेगा वो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स होना चाहिए। ये हमारे सामने एक चैलेंज है। तो जब मैं बात करता हूं कि भाई 2047 में हम जाएंगे, हमने इतना अभी अभी जो मैंने बताया आपको इंडिकेटर्स बताए, ये इंडिकेटर्स हमने देखा है कि भाई भारत किस दिशा में बढ़ रहा है और क्या इस दिशा से बढ़ते हुए वो 2047 तक पहुंच पाएगा। तो शैलेंद्र जी, आपने जैसे बताया सारा, आपने इमोशंस की बात की, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, योगा की बात की, आपने इकोनॉमी की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, हमारा भारत का इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट की बात की आपने। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक सोच होती है, और सिर्फ एक इंसान के सोचने से नहीं होता, सब के सब उस डायरेक्शन में चलें और पॉजिटिविटी के साथ चलें, तभी कामयाबी मिलती है। और आज जो ये ग्रोथ है, ये इसी वजह से है कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो सोच को आगे बढ़ाया या जो चीजों को इम्प्लीमेंट करवाया, एक आम आदमी की सोच को इम्प्लीमेंट करवाया। आपने स्वच्छ भारत की बात की, आपने सैनिटेशन की बात की, आपने वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन की बात की, आपने एजुकेशन की ओवरऑल बात की, स्टार्टअप्स की बात की। तो सबका एक ये कामयाबी तभी है, तभी हुई क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो सके क्योंकि सभी एक सोच की तरफ चल पड़े, एक विश्वास के साथ। जी जी बिल्कुल जी। तो अब, लेकिन अब साथ ही अगर हम बात करें, अब सबसे पहले तो हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं। आज हम देखें तो देश भर अब पूरी दुनिया में, चाहे वो वुमेन्स हैं चाहे इंडियंस हैं, और राज कर रहे हैं। जी वुमेन्स भी प्रेसिडेंट लेवल पे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जहां हम पहले भारत में ही, कमला हैरिस। कमला हैरिस जी, तो जहां हम भारत में ही जो है पिछड़े हुए थे, आज देश विदेश में राज कर रहे हैं। और सबसे भारत के ओरिजिन में आप देखिए ना, ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के हैं। जी ऐसी कमला हैरिस जो आपने बताया वो भी भारतीय मूल की हैं। जी आप सुनीता विलियम्स को देखिए, भारतीय मूल की हैं और आज वो अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो भारत ने अपने देश के जो लोग हैं उन्होंने पूरे विश्व में जाके उन देशों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बाहर के हैं, उन्होंने जहां गए वहां पे उनके साथ मिलकर काम करने का, प्रगति की बात करी। तो ये भारत का, जिसको कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम की वाली बात, जी। उस दिशा से हर भारतीय सोचता, हर हिंदुस्तानी सोचता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि सर, जहां जहां भारत की वुमेन्स ने राज किया, उस देश में कोरोना कंट्रोल में आया, ऐसा भी। ये ये साइंटिस्ट होने के नाते तो मैं नहीं बोलूंगा, पर तो हाँ, हो सकता है कि भी महिलाएं वैसे भी नियोजन में निपुण होती है, तो जी मैनेज तो अच्छा कर ही सकती है। जी। जी तो अब लेकिन
जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। तो जहाँ सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, वहाँ नेगेटिविटी भी कुछ ना कुछ है। तो इस सब के बावजूद, ये सारा कुछ होने के बावजूद, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, या हमें वो चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। जी, देखिए आपने ठीक कहा कि भी हम जब 2047 में इतनी सारी बातें कह रहे हैं तो कुछ उसके सामने चैलेंजेस भी हैं कि भी ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम उस दिशा में तो चल रहे हैं, बट फिर भी जो है कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिसके बारे में या जो जिसको कह सकते हैं कि भी कुछ हमें मॉनिटर करना पड़ेगा उन चीजों को, उनके बारे में, उन चैलेंजेस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। कि जैसे एक तो मैंने सबसे पहले बताया कि अगर हम टॉप की इकोनॉमी में जा रहे हैं जहां पे कि हम 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी कर, तो वो तभी संभव है सबसे पहले हम अपनी ग्रोथ की जो रेट है, विकास की जो दर है, उसे ठीक रखें। अगर वो ठीक नहीं रही तो वो अचीव नहीं हो सकता। और वो जितने भी अर्थशास्त्री वो ये मानते हैं कि 8% की दर से भारत को हर साल अगले 30 सालों तक इस 8% दर या उससे ज्यादा की दर से 9-10 हो सकता है ग्रो करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साथ। कोरोना में हम रिड्यूस हुए, एक बार नेगेटिव भी हुआ, बट फिर भी वापस से हमने किया। और आज जो है भारत विश्व में 8% की दर से तो ग्रो नहीं कर रहा, परंतु जितने दूसरे देश हैं उन सब की जो ग्रोथ रेट है उससे अधिक ग्रोथ रेट के साथ में ग्रो कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। दूसरा मैंने बताया कि 160 करोड़ की जो आबादी अभी भारत में, हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के बारे में सोचना, उनको स्किल्स देते हुए उनको राइट डायरेक्शन में यूज करना। भारत से लोग बाहर जाते हैं, लेबर्स की तरह जाते हैं, परंतु वही अगर स्किल्ड वर्कफोर्स होकर भारत में ही भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करे तो ये बहुत है। इमिग्रेशन रेट, मैं जिस पेपर की आपको बता रहा था कि लैंसेट की बात है, तो उसमें बताया गया कि 2047 से और उसके आगे भारत में इमिग्रेशन की रेट्स बढ़ जाएंगी। इसका मतलब कि सारे लोग भारत में आना पसंद करेंगे। बाहर के लोग, जैसे आज भारत के लोग बाहर जाते थे, या पहले पूर्व में तो बहुत अधिक जाते थे, वो बाहर जाने में गर्व महसूस होता था कि भी ठीक है हम बाहर जा रहे हैं विदेशों। पर जब वो वापस भारत में आने का सोच रहे हैं और विदेशी भी आने का सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत का जो इंडिकेटर है वो सही डायरेक्शन में चलता है। पूरे हम ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उसको देख। दूसरा, ये एक एक बात होती है जिसको मैंने कहा था कि सस्टेनेबिलिटी की बात करें। तो अगर हमने अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल नहीं रखा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना, तो उसके अंदर हमने, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सीमेंट भी आती है, स्टील भी आती है, और ये सब जो है कार्बन एमिशंस में बढ़ावा देते हैं। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करे, ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ अब काम करें, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है। और वो मेरे ख्याल से हमें उस बारे में सोचना। हमारे अपने खाने को भी, जैसे मतलब केमिकल्स फ्री होना चाहिए। अभी अभी एफआईआई ने किसान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ, अब ये देखिए ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि भी किसानों का भी अपना चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, कि वो सिर्फ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही ना बेचें, परंतु उसके अंदर क्या कुछ वैल्यू एडिशन करके वो बेच सकते हैं क्या। तो एग्रीकल्चर का मैन्युफैक्चरिंग के साथ में लिंक होके, और उसके लिए जो पॉलिसीज होनी चाहिए, तो एफआईए खुद भी इस बारे में सोच रहा है। एफआईए ने जब किसान चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ में एक एमओयू किया, तो सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हमारी सोशल जो जो जिसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अंदर आए, तो ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो हमारा जो, जिसको कह सकते हैं कि वो बूमरैंग कर जाएगा। हमने जो डेवलपमेंट किया वो आगे जाके पता चला कि वो तो पर्यावरण के विरुद्ध है। अभी आपने देखा कि जैसे जैसे जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, पूरा विश्व इसमें चिंतित है। और COP28 में सबने निश्चय किया कि हम धीरे धीरे करके हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे कि कार्बन का एमिशन कम हो सके। कुछ क्षेत्रों में नहीं हो सकता, परंतु जहां हो सकता है वहां पे प्रयास करें। तो ये सब आवश्यक। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि भाई अगर हमें ग्रोथ करना है और उसमें कोई बीच में अड़चन ना आए, तो अपने आप को, जो इसको कह सकते हैं, सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ पावर,
बिना ऊर्जा के देश नहीं चल सकता, बिना फ्यूल के देश चल नहीं सकता। और ऐसे क्षेत्र में आपको सेल्फ रिलायंट बनना है तो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करनी होगी, जो इको फ्रेंडली भी है और सस्टेनेबल भी। इस सब का हमें ध्यान करना पड़ेगा, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो तभी हो सकती है जब इन सब डेवलपमेंट के लिए ऐसी स्कीम्स हो, उसके लिए फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज हो, और उसको सस्टेन करने के लिए एक, जिसको कह सकते हैं, गाइडेंस का एक एनवायरनमेंट मिले। तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स है वो बढ़ेगा। इसके अलावा एक चैलेंज और आ सकता है, जो कभी कभी हमें लगता है कि कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं जो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ प्रमोट करते हैं, उनसे भी हमें निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सब चीजों को ध्यान में रखते तो ये सब चैलेंजेस हैं। यदि हम इन चैलेंजेस का ध्यान करेंगे और देश के अंदर जो यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे उसका भी साथ में ध्यान रखेंगे, तो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी। तो शैलेंद्र जी, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन समय को देखते हुए हमें इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो बस आपसे गुजारिश है कि हमने जो इतना डिस्कशन किया भारत के बारे में और ग्रोथ के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, तो कुछ आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। जी देखिए, दिशा भी सही है, दशा भी सही है। हम जो आज कर रहे हैं वो उसी तरफ ले जा रहा है, और हम ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। भारत को विश्व गुरु पहले भी था, बीच में लोगों ने नहीं माना, पर अब सब मानने को तैयार है। हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करी, तो अब पूरा वर्ल्ड जो है भारत के इस नए अवतार को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसको कह सकते हैं, उत्सुक बैठा है। और वो सब खुले बाहों से, कि जिसको कह सकते हैं कि दोनों हाथों से आपको वेलकम कर रहा है, एम्ब्रेस करने के लिए तैयार बैठा है। और अभी जैसे G20 में प्रधानमंत्री ने एक वर्ड दिया, सागर। एक एक एक्रोनिम है सागर में, एस, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देन उसके बाद में वन अर्थ, वन हेल्थ, लाइफ, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट, प्रो प्लैनेट पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एंड वन सन वर्ल्ड, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रेड। ये इन्होंने जो सागर की जो जो कॉन्सेप्ट कही है, ये पूरा वर्ल्ड उस चीज को एम्ब्रेस कर रहा है। तो इस भारत की कही हुई बात पूरा विश्व बहुत ध्यान लगा के सुन रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। तो हमें सिर्फ अपने आप को तैयार रखना, इन जो चैलेंजेस मैंने बताए उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। और अगर हमने उन चीजों का ध्यान कर लिया तो भारत को, जिसको मैं कह सकता हूं कि भी एक डेवलप्ड कंट्री या वर्ल्ड की एक आर्थिक महाशक्ति, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा हो, उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतना ही मुझे कहना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस जाते जाते मैं आज के इस एपिसोड में आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी ने आज हमसे शेयर किया कि भारत कैसा होगा 2047 में, अब तक की जर्नी के बारे में बताया, भारत की स्ट्रगल्स के बारे में बताया, भारत के लोगों की स्ट्रगल्स, पेन एरियाज के बारे में बताया, फिर ग्रोथ के बारे में बताया, फिर सरकार की बातें बताई, कैसे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे देखा, भारत को विश्व, भारत की जो रिस्पेक्ट है पूरे विश्व स्तर पर बहुत अच्छी जो हो गई, उसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या ग्रोथ हुई, सब बताया। इसके साथ ही चैलेंजेस की भी बात हुई। तो एक सोच जो है, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री ने जो एक सोच और इम्प्लीमेंटेशन का ये दौर शुरू किया, और हम सब उसको देख रहे हैं, ग्रोथ भी देख रहे हैं, फायदा भी देख रहे हैं, नुकसान भी देख रहे हैं, चैलेंजेस भी देख रहे हैं। तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, हम सबकी सोच एक तरफ है और हम एक तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो हमें निभानी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया की नजर हम पर है, पूरी दुनिया हमें देख रही है, काम करते हुए देख रही है, ग्रो करते हुए देख रही है। तो
दोस्तों जब कोई ग्रो करता है तो आप से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे नजरिए होते हैं। तो उस दौर में उस जगह पे हमारी एक इमेज को संभालना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। तो हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सोचना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र के लोगों के हित में हो। और जो आज एक रिस्पेक्ट बन गई है उसको संभालना, उस पर कोई कलंक ना लगे और उसमें कोई दाग ना लगे, इस ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी बन जाती है। बस हम इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो सभी चैलेंजेस को हम अच्छे से फेस करते हुए ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बताया कि 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बननी जाएगी। तो 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए हमारी जर्नी आसान है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल है। तो संभालने के लिए हमारी जो जिम्मेवारियां बनती हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आपका आगे मैं मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा है वो सार्थक रही होगी। जी शैलेंद्र जी, आज की चर्चा वाकई बहुत एक सार्थक रही। और हमारे ऑडियंस को भी खुशी हुई होगी, ये हमारा विश्वास है कि वो जान कि 2047 में भारत का जो एक विजन है 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने का, उस रास्ते पर चलने के लिए सक्सेस से ज्यादा जो चैलेंजेस हैं और जो हमारी जिम्मेवारी बनती है वो उनका एक विजन क्लियर हुआ होगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सब निभाएंगे और अचीव करेंगे। और मैं अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारी वेबसाइट FII.org.in पर आकर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी का टाइमली जवाब देने की कोशिश करें। इसी के साथ आज इजाजत थैंक चाहता यू, हूँ। नमस्कार। नमस्कार।